एवरीबॉडी, आज हम QA/DRA का एक जो टॉपिक पढ़ रहे थे वैलिडेशन, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस वैलिडेशन। तो हम प्रोसेस वैलिडेशन को समझेंगे थ्रू फिशबोन डायग्राम। सबसे पहले हम समझेंगे कि फिशबोन डायग्राम क्या होता है। तो इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट इशिकावा ने इसको सबसे पहले यूज किया था, और इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोला जाता है। ये बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं उनको हेल्प करता है ये ट्रैक डाउन करने के लिए कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं फॉर इम्परफेक्शंस, वेरिएशंस, डिफेक्ट्स और फेलियर्स। बेसिकली इसमें एक प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई की जाती है और उससे रिलेटेड कॉजेस को मिला करके एक डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम जो है उसका शेप फिश के स्केलेटन जैसा होता है, इसलिए इसको हम फिश बोन डायग्राम बोलते हैं। और जो प्रॉब्लम होती है वो इस डायग्राम का हेड होता है, और जो उससे रिलेटेड जो कॉजेज हैं जो कि इस प्रॉब्लम को जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसके स्पाइन और बाकी बोन्स हो जाती हैं इस फिश डायग्राम की। सो बेसिकली इसमें हम प्रॉब्लम को सक्सेसिव लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि रूट कॉज जो है वो आइडेंटिफाई हो सके और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सके। फिश बोन डायग्राम इज वन ऑफ द मेन टूल्स विच इज यूज्ड इन अ रूट कॉज एनालिसिस। ये फिश बोन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो हेड है वहां पर आप देख सकते हैं प्रॉब्लम है, और जो मेन प्रॉब्लम है जिसको कि हमको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड फिर ये बाकी हम इनिशियली क्या करते हैं, 6 वेरिएबल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये फैक्टर्स होते हैं वो रीजंस विच कॉज दिस प्रॉब्लम। और फिर उस जो डिफरेंट रीजंस हैं उससे रिलेटेड कौन से सब कॉजेज हैं वो फिर आते हैं उसके, और आप बोल सकते हैं बाकी बोन्स। तो ये पूरा मिला करके एक फिश बोन डायग्राम होता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन के लिए 6 एम्स जो हैं वो डिसाइड किए गए फिश बोन डायग्राम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन से आइडेंटिफाइड रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेथड रिलेटेड हो सकता है, मशीन रिलेटेड हो सकता है, या मटेरियल या रॉ मटेरियल जो होते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर मदर नेचर या एनवायरनमेंट रिलेटेड हो सकती है, या फिर मेजरमेंट रिलेटेड। तो ये यहाँ पर 6 एम्स जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी। तो जब हम 6M को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5Y आते हैं। 5Y यानी जो और जो रूट कॉसेज हैं, सब कॉसेज हैं जो इन 6M से रिलेटेड है वो इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए आप मैन पावर है, तो मैन पावर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो एडिक्वेट नहीं है, या फिर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है स्टाफ को, या स्टाफ का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, या फिर सैलरीज ठीक से नहीं है जिसके कारण कि उनकी एफिशिएंसी नहीं आ रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं या उनके सुपरवाइजर्स हैं वो उनको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सब कॉसेज भी आइडेंटिफाई की जाती हैं इसमें, मतलब वाई वाई आता है। तो सपोज यहाँ पे 5 अगर फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड टू वाई हैं, तो ये उसके सब कॉजेज हो गए। तो फर्स्ट हमने मेन कॉजेज आइडेंटिफाई किए, उसके बाद सब कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक आपको आइडिया तो लग गया होगा कि कैसे हम फिशबोन डायग्राम को बनाते हैं। फिर भी ये कुछ की पॉइंट्स को हमने समराइज किया है फॉर क्रिएटिंग अ फिशबोन डायग्राम। सबसे पहले हमको मेन जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जिस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। उसके बाद हमको एग्जॉस्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है मेजर कॉसेज यानी 6 एम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर जब आपके मेन वेरिएबल्स या मेन कॉसेज आइडेंटिफाई हो गए, तो फिर आपको उससे रिलेटेड जो पॉसिबल कॉसेज या सब कॉसेज हैं, यानी जो हमने 5 वाइज देखे, उसको फिर हमको नेक्स्ट स्टेप पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और वहाँ पर एक हम मल्टी वोटिंग टेक्निक लेते हैं, या सभी के व्यूज उसमें कंसिडर किए जाते हैं,
और फिर एक फिश बोन डायग्राम जनरेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड टेक्निक्स हैं उसको किस तरीके से कंसिडर किया जा सकता है। तो हमने फिश बोन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है। ये एक टाइप ऑफ वैलिडेशन है और बेसिकली प्रोसेस वैलिडेशन में क्या होता है, ये इंश्योर किया जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जनरेट किया जाता है जो पूरा प्रोसेस जो होता है एक कंप्लीट, उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें उसमें एंट्री होगी और जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी रिपीटेडली या उसकी रिलायबिलिटी जो है और प्रॉपर जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो जनरेट हो सके। तो ये क्योंकि थ्रू आउट प्रोसेस या थ्रू आउट प्रोसीजर का वैलिडेशन है, इसलिए इसको प्रोसेस वैलिडेशन बोलते हैं। और इसके भी अगर हम टाइप्स देखें तो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, सेकंड इज कॉन्करेंट वैलिडेशन, थर्ड इज रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड फोर्थ इज प्रोसेस रीवैलिडेशन। ये चारों को भी वन बाय वन समझते हैं, फिर एंड में हम प्रोसेस वैलिडेशन को फिश बोन डायग्राम के साथ कोरिलेट करेंगे। तो जब हम प्रोसेस वैलिडेशन के लाइफ साइकिल को समझते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोसेस का एक डिज़ाइन स्टेज होता है। जब हम पूरे प्रोसीजर को या प्रोसेस को एक डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसेस को क्वालिफिकेशन स्टेज में लेके जाते हैं, सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वालिफाई कराते हैं। उसके बाद फिर पूरा जो कंटिन्यूड जो प्रोसेस है उसका वैलिडेशन किया जाता है। तो ये 3 इसके स्टेजेस होते हैं, 3 लाइफ साइकिल के स्टेप्स होते हैं फॉर प्रोसेस वैलिडेशन। तो जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मतलब जब हम कोई भी प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं उसके पहले जब हम कुछ प्लानिंग करते हैं, जब वैलिडेशन करते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में आता है। सो इट इज कंडक्टेड प्रायर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइदर अ न्यू प्रोडक्ट or a product made under a modified production process where the modifications are significant and may affect the product characteristics. तो इसमें क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेजेस है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट या प्रोसेस डेवलपमेंट की, उस समय इसको किया जाता है। यहाँ पर एक प्रॉपर सेटिंग की जाती है प्रोसेस सैम्पलिंग प्लान्स की, फिर बैच रिकॉर्ड्स की डिजाइनिंग होती है, रॉ मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन किए जाते हैं और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देखते हैं फ्रॉम स्केल अप टू कमर्शियल साइज बैचेस, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंट्रोल भी किया जाता है। तो बेसिकली जब हम कुछ भी एक पॉइंट में अगर कुछ हम चेंज कर रहे हैं और पहले से वैलिडेशन है तो भी हमको फिर से जो वैलिडेशन करना होता है एक कोई भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले, वो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है। सो हियर द वैलिडेशन प्रोटोकॉल इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द प्रोसेस इज पुट इनटू कमर्शियल यूज and it is generally considered acceptable that 3 consecutive batches within the finally agreed parameters giving product of the desired quality would constitute a proper validation of the process. इसका ये मतलब है कि जो consecutive 3 batches हैं उसमें ये सारे पैरामीटर्स जो है वो अप टू द मार्क आने चाहिए, तभी हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट वैलिडेशन। ये क्या स्टेप हुआ कि जब करंट प्रोडक्शन बैचेस चल रहे हैं तो उसमें आप जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनका वैलिडेशन करेंगे। और इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि बैच टू बैच जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो मतलब सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लो एक पहले से वैलिडेशन प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद हमने उस पूरे प्रोसीजर को एक किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर हमने कोई दूसरी साइट में ले गए, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ वेरिएशंस हो, तो फिर उस समय भी हमको वैलिडेशन करना होता है। या फिर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड लिमिटेड है, या फिर जो प्रोसेस है जिसमें लो प्रोडक्शन वॉल्यूम पर बैच है या मार्केट डिमांड है, या फिर द प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट बन रहा था और अब हम उसकी कुछ डिफरेंट स्ट्रेंथ लेकर के बनाना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो फिर कॉन्करेंट वैलिडेशन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसका ये मतलब है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ऑलरेडी जा चुका है और फिर हमको ये देखना है
एक एक्सटेंसिव डाटा एक्यूमुलेट करना होगा डिफरेंट लॉट्स का, कि वहाँ प्रोडक्ट मार्केट में जाने के बाद भी उसकी क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं है, या जो कुछ ओल्डर प्रोडक्ट्स मान लो पहले से चल रहे हैं और उनका प्रॉपर वैलिडेशन उस टाइम नहीं हुआ था, तो अगर हम उसको फिर से वैलिडेट करना चाहें तो वो रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में आता है। तो ये बेसिकली जो वेल एस्टैब्लिश्ड जो चीज़ें हैं उन्हीं के लिए रिट्रोस्पेक्टिव किया जाता है। और अगर मान लो उसमें कोई रिसेंट चेंजेस हुए हैं तो उन कंडीशंस में इसको नहीं किया जाता है। इसका लास्ट होता है प्रोसेस रीवैलिडेशन। ये कब ज़रूरी होगा? अगर मान लीजिए आपने कोई चेंज किया है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स में, फॉर्मुलेशन में, या प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट में, या मेजर इक्विपमेंट के प्रोमाइसिस में, तब उस कंडीशन में आपको रीवैलिडेशन की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने रॉ मटेरियल में चेंजेस किए, तो उसमें क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज, इसमें चेंज आएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई सोर्स चेंज किया है और आपका पहले वाले सोर्स का वैलिडेशन हुआ है, तो फिर यहाँ पर प्रोसेस रिवैलिडेशन इसका भी होगा। या आप चेंज कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल, या फिर चेंजेस इन द प्रोसेस, चेंज इन द इक्विपमेंट, और चेंजेस इन द प्लांट फैसिलिटी। अब हम समझेंगे फिश बोन डायग्राम के साथ प्रोसेस वैलिडेशन को। तो बेसिकली जैसे हमने आइडेंटिफाई कर ली एक प्रॉब्लम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की नॉन यूनिफॉर्मिटी को। इसमें 6 मेजर कॉजेज हो सकते हैं: प्रो ब्लेंडिंग, ग्रैन्युलेशन, ड्राइंग, साइजिंग, ब्लेंडिंग एंड टैबलेटिंग। अब इसके सब कॉजेज देखते हैं। तो प्रो ब्लेंडिंग में रीजन हो सकता है लोड साइज डिफरेंस, ब्लेंडिंग टाइम वेरिएशन, स्पीड वेरिएशन और ऑर्डर ऑफ एडिशन वेरिएशन। ग्रैन्युलेशन रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं लोड साइज में डिफरेंस, स्पीड में डिफरेंस, ग्रैन्युलेशन टाइम में वेरिएशन। ड्राइंग रिलेटेड फैक्टर हो सकता है टेम्परेचर, ड्राइंग टाइम, एयर फ्लो या कूलिंग टाइम। साइजिंग में हो सकता है स्क्रीन साइज डिफरेंस, स्क्रीन टाइप डिफरेंस और फीड रेट डिफरेंस। ब्लेंडिंग में क्या हो सकता है लोड साइज, आरपीएम और ब्लेंडिंग टाइम डिफरेंस। सिमिलरली लास्ट आता है टैबलेटिंग, उसमें हो सकता है ग्रैन्यूल फीड रेट में डिफरेंस, कंप्रेशन रेट में, कंप्रेशन फोर्स में डिफरेंस। तो इस तरीके से आप एक फिश बोन डायग्राम बना सकते हैं जिसको कि प्रोसेस वैलिडेशन के अंदर में हम उसको समझ सकते हैं। सेम वैसे ही लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का भी आप एक फिश बोन डायग्राम बना सकते हैं। इसमें 6 M's होंगे: मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट। अब उससे रिलेटेड आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। लाइक मैन से रिलेटेड हो सकता है नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, वर्कलोड, हाउसकीपिंग। मटेरियल्स में होगा ग्रेड, स्टोरेज, सैम्पलिंग। देन मशीन्स में होगा डिटेक्टर, इंजेक्टर, कॉलम, सैम्पलर। देन मोबाइल मेथड में हो सकता है मोबाइल फेस, टेम्परेचर, इंजेक्शन वॉल्यूम। मेजरमेंट में हो सकता है सेंसिटिविटी, इंटीग्रेशन और रिपोर्टिंग। और एनवायरनमेंट में हो सकता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट। सो लास्ट में हम ये जानेंगे कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फिश बोन डायग्राम बनाने के और क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में तो ये है कि आप कॉजेस को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बना के आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है आप इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशंस करेंगे जिससे कि आप रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर इससे आपको ब्रॉड थिंकिंग जनरेट होती है और साथ ही साथ जो आपकी टीम है वो अगर कहीं स्टक हो रही है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम एग्जैक्ट रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं और हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कैसे उन रूट कॉजेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि अगर फिश बोन डायग्राम हम बनाते हैं तो क्या उसमें कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम बहुत एग्जॉस्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं तो कई बार इतने सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि कुछ तो इररिलेवेंट भी होंगे और उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, टाइम ड्रेन हो सकता है। सेकेंड ये है कि जब कॉम्प्लेक्स डायग्राम अगर बन जाता है और मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं तो एक जम्बल्ड मेस क्रिएट होगा जिससे कि आपको एक फिश बोन डायग्राम प्रॉपरली बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि
जब हम फिश बोन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें डाइवर्जेंट अप्रोचेस जनरेट होते हैं और उसके कारण एक प्रॉपर कॉज को फिक्स करना, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है और इसलिए थोड़ा लो सक्सेस रेट होता है इसमें अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं या उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और सबसे एक मेजर डिमेरिट ये है कि अगर आपके 30 to 40 पोटेंशियल कॉसेज आ गए तो टीम को ये टास्क बहुत डिफिकल्ट लगेगा और उनको लगेगा ये प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल है, इसको हैंडल नहीं किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में फिर फिश बोन डायग्राम बेनिफिशियल ना होकर के हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। So dear students, here we come to the end of our video. As this topic is very important and we have seen in various year question papers that fishbone diagram has been asked related to the process validation. That is why we had selected this topic. And if you want any other topic to be discussed related to QADRA, you can write in the comment section so that we can prepare it and we can upload in our YouTube channel SRIP Edu Pharma. So thank you so much. Keep learning, keep watching.